बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 2। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें क्या है कि ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये कम टाइम में इससे तुम कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें जेईई मेंस में। तो कम टाइम में इस चैप्टर को तैयार कर सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस चैप्टर में क्या है कि इसका जो बेस है, फंडामेंटल है, वो है लिमिट्स। अगर तुम्हें लिमिट्स आता है, लिमिट्स के सारे फंडे क्लियर हैं, तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, लिमिट्स नहीं आता है, पिछले हमने क्या किया था, डे 1 के वीडियो लेक्चर में क्या किया था हमने, लिमिट्स को डिटेल से स्टडी किया था। अगर वो तुमने वीडियो लेक्चर देखे, तुम्हें लिमिट्स आता है, तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। बट बहुत फिर भी ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि हमें लिमिट्स तो आता है बट ये चैप्टर नहीं आता है, तो गलत बोलते हैं, फिर उन्हें लिमिट्स भी नहीं आता है। ठीक है। इसलिए कि इसका जो डेफिनेशन ही स्टार्ट होता है लिमिट से, शुरू होगा लिमिट से, खत्म होगा लिमिट पे। ठीक है। तो इसमें क्या है कि कंटिन्यूटी में क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है। ठीक है, एफ एक्स फंक्शन है, उसको हम एक्स इज इक्वल्स टू सी, कोई फंक्शन एफ एक्स है और सी क्या हमारे पास फंक्शन के डोमेन का कोई एक पॉइंट है या डोमेन का एलिमेंट है। तो फंक्शन को हम सी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, जब सी पॉइंट पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और सी पॉइंट पर फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू अगर इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है। मतलब कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी, एफ सी के इक्वल हो जाए। इसी लिमिट को, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट लिखा है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में, इसी लिमिट को हम कैसे लिखते हैं, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। और इससे इसमें कन्वर्ट करना क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है ना, मतलब कि हम लोग ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल होता है। याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे क्यों जाते हैं, बिकॉज जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना हमारे पास लिमिट के, उसमें वेरिएबल किसे टेंस कर रहा है, जीरो को। तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिमिट को अगर आपने कन्वर्ट कर दिया तो फिर लिमिट हमें दिखने लगता है, हमें पता चल जाता है कि आगे कौन सा स्टेप करेंगे। ठीक है। तो फंक्शन किसी पॉइंट सी पर कंटिन्यूअस कब होगा, जब उस पॉइंट पर उसका लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट पर उसका फंक्शनल वैल्यू सेम हो जाए। अब अगर लिमिटिंग वैल्यू डिफाइंड है और फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है, तो लिमिटिंग वैल्यू कब डिफाइंड होता है, जब उस पॉइंट पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू इक्वल हो जाए। ठीक है। फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, अगर फंक्शन सी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा तो सी पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग ग्राफ पे कौन सा पॉइंट आएगा, सी कॉमा एफ सी। इस पॉइंट पर फंक्शन के में कहीं कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, कोई होल नहीं मिलेगा, विल नॉट बी ब्रोकन। बट इफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, ग्राफ विल बी ब्रोकन। जैसे मान लो कि ये हमारे पास ग्राफ दे रखा है वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का, अगर फंक्शन सी पर डिसकंटिन्यूअस है तो देखो ग्राफ टूट गया ना सी के क्रॉसपॉन्डिंग। ठीक है। यहाँ पे भी सी पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ग्राफ में होल आ गया। यहाँ पे भी सी पर फंक्शन क्या है, थर्ड पार्ट में भी सी पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बिकॉज ग्राफ पर होल आ गया। अब इन तीनों, ये जो है ना, 3 डिफरेंट टाइप्स के डिसकंटिन्यूटी हैं। पहले में क्या है, सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट एल होगा। सी पर राइट हैंड लिमिट क्या होगा, सी पर जो फंक्शन का राइट हैंड लिमिट है, मान लो कि ये पॉइंट एम है, तो इस केस में क्या है कि सी पॉइंट पर फंक्शन का लिमिट ही डिफाइन नहीं है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट एल आ रहा है और राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, एम। और सी पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, वो भी एल होगा, देख लो। तो इस केस में फंक्शन का लिमिट ही डिफाइन नहीं है। तो फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होगा ना जब लिमिट डिफाइंड हो और लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल हो। तो यहाँ तो लिमिट ही डिफाइंड नहीं है। इस केस में फंक्शन का लिमिट डिफाइंड है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एल होगा, बट सी पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो लिमिट तो एल है बट फंक्शनल वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है, तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इस पॉइंट पर क्या है, इस केस में क्या है, सी पर फंक्शन का लिमिट तो एल है बट सी पर फंक्शन का वैल्यू और सी पर लिमिटिंग वैल्यू ये डिफरेंट है। यहाँ पे सी पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, एम, और सी पर लिमिट क्या है, एल। तो इस केस में अगेन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ये वाला आ जाओ फोर्थ पॉइंट। इस फोर्थ पॉइंट में बच्चे क्या है कि सी पर फंक्शन का जो लिमिट है वो भी एल है और सी पर फंक्शन का वैल्यू भी एल है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फंक्शन इस कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी का क्या रीजन होता है, सबसे पहला रीजन ये है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट ए पर और राइट हैंड लिमिट ए पर एग्जिस्ट करे तो सही, कर रहा है एग्जिस्ट, बट दे आर नॉट इक्वल। यह भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस इक्वेशन में कोई भी गड़बड़ी आ गई,
इस इक्वेशन में कोई भी गड़बड़ी आ गई तो फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में गड़बड़ी आने का क्या मतलब है, ये भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट ही डिफाइन ना हो, राइट हैंड लिमिट ही डिफाइन ना हो, दोनों डिफाइन ना हो, ये दोनों डिफाइंड हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, बट फंक्शनल का वैल्यू डिफाइन ना हो, या फंक्शन का वैल्यू भी डिफाइंड है, लिमिटिंग वैल्यू भी डिफाइंड है, दोनों इक्वल ना हो। तो ये सब क्या हो जाएगा, उस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पे तुम क्या है, फर्स्ट पार्ट में क्या है कि ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट तो डिफाइंड है, राइट हैंड लिमिट भी डिफाइंड है, बट ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल देख लो, अगर मैं वन की बात करता हूँ तो वन पर क्या है, अगर वन को पे लेफ्ट हैंड लिमिट तुम देखोगे तो ज़ीरो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट ज़ीरो है, और राइट हैंड लिमिट आओगे, एक्स को अप्रोच कराओगे वन के राइट से, तो राइट हैंड लिमिट क्या, फंक्शन का वन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी डिफाइंड है, राइट हैंड लिमिट भी डिफाइंड है, बट इक्वल नहीं है, तो फंक्शन वन पर डिसकंटिन्यूअस है। साफ साफ दिख रहा है ग्राफ पे कि फंक्शन वन पे क्या हमारा डिसकंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है फंक्शन का वन पे, जीरो, राइट हैंड लिमिट क्या फंक्शन का वन पे, वन, तो दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफाइन नहीं है, तो डिसकंटिन्यूअस है। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर हमें डिफरेंट मिल गया तो हम फिर फंक्शन के वैल्यू पे जाएंगे ही नहीं, बिकॉज लिमिट ही डिफाइन नहीं है, लिमिट डिफाइन नहीं है तो फिर वो फंक्शन के वैल्यू के इक्वल होगा ही नहीं, तो आगे तो हम बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, इस केस में क्या है कि ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट तो मिले, राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे, बट नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, फंक्शन के ए पर जो फंक्शन का वैल्यू है उसके इक्वल ना हो, तो भी अगेन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लो, ये हमारा एफ एक्स गिवन है, इसके इक्वल है कब, जब एक्स टू के इक्वल ना हो। तो अगर एक्स टू के इक्वल नहीं है तो एक्स माइनस टू जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस टू के इक्वल होगा, कब, जब एक्स टू के इक्वल नहीं है। फिर बोला है कि टू पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, फाइव, मतलब टू पर फंक्शन के वैल्यू को अलग से डिफाइन कर दिया। तो टू पर अगर तुम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो साफ साफ दिख रहा है फोर, टू पर राइट हैंड लिमिट निकालोगे अगेन दिख रहा है फोर, टू पर फंक्शन का वैल्यू निकालोगे फाइव, तो टू पर लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइंड है, मतलब टू पर लिमिटिंग वैल्यू डिफाइंड है। लिमिट क्या हो रहा है टू पर, एफ एक्स का, वो तो आ रहा है फोर, बट ये इक्वल नहीं है एफ ऑफ टू के, तो भी फंक्शन क्या हो गया, टू पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। थर्ड केस में क्या है कि फंक्शन का वैल्यू ही ए पर डिफाइन ना हो, तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास किसका कर्व बना है, y इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स का। अब तुम देखो जीरो पर फंक्शन का वैल्यू ही डिफाइन नहीं है, और ना ही जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइंड है, और ना ही जीरो पर राइट हैंड लिमिट डिफाइंड है। अगर तुम जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो माइनस करोगे एफ ऑफ एक्स, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तुम्हें क्या मिलेगा जीरो पे, माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। और राइट हैंड लिमिट अगर लोगे ना जीरो का, तो वो क्या मिलेगा हमें, प्लस इन्फिनिटी। तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कुछ होता तो है नहीं, कोई नंबर तो होता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ज़ीरो पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस केस में बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जीरो पे डिफाइंड ही नहीं है, और फंक्शन का वैल्यू भी जीरो पे डिफाइंड नहीं है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फोर्थ केस में क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कोई भी एक लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कोई एग्जिस्ट ना करे, तो उस केस में भी फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे ये साइन वन अपॉन एक्स का कर्व है, साइन वन अपॉन एक्स में क्या हो रहा है कि तुम इस जीरो के जैसे जैसे क्लोज आते जाओगे ना, तो साइन का जो कर्व है ना ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करने लगेगा, ऐसे ऐसे, और जीरो के लेफ्ट साइड से आओ या जीरो के राइट साइड से आओ, साइन फंक्शन का कर्व ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करने लगेगा फ्रॉम माइनस वन टू वन। माइनस वन से वन के बीच में साइन एक्स का कर्व क्या होने लगेगा, फ्लक्चुएट करने लगेगा, साइन वन अपॉन एक्स का कर्व। अब अगर कर्व फ्लक्चुएट कर रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट हो नहीं सकता है, क्यों, बिकॉज लिमिट कब होता है, अगर हमने ऐसे बोला ना कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा है, ए माइनस बोला, इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक्स को ए की ओर अप्रोच कराएं लेफ्ट हैंड साइड से, ऐसे अप्रोच कराएं, तो फंक्शन का वैल्यू फोर को अप्रोच करेगा, तभी तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम फोर बोलेंगे। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं एक्स को जीरो की ओर अप्रोच कराऊँ तो फंक्शन का वैल्यू किसी नंबर को अप्रोच नहीं कर रहा है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है बिटवीन माइनस वन एंड वन, तो फ्लक्चुएशन है, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो पे डिफाइन नहीं होगा। सेम लाइन पर राइट हैंड लिमिट जीरो पे डिफाइन नहीं होगा।
और 0 पर फंक्शन का वैल्यू भी डिफाइन नहीं होगा, बिकॉज x क्या हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी डिफाइन नहीं है, राइट हैंड लिमिट भी डिफाइन नहीं है, 0 पर फंक्शन का वैल्यू भी डिफाइन नहीं है, फंक्शन 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। लेफ्ट ही हैंड लिमिट डिफाइन नहीं है, तभी हम बोल देंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है। क्या बोल रहा है फंक्शन एफ एक्स, कि ये किसके इक्वल है, साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 2 के। कब, जब एक्स लेस देन 1 है। फिर बोल रहा है क्या, मॉड एक्स के इक्वल है। कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, देन फाइंड वेदर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस और नॉट एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चे हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन क्या है, देखो यहाँ ध्यान से। सबसे पहली बात क्या है कि फंक्शन जो हमारे पास है वो गिवन है साइन पाई एक्स अपॉन 2, एक्स इज लेस देन 1 पे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और क्या बोल रहा है, फाइंड वेदर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस और नॉट एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। 1 पे चेक करके बताओ। तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले फंक्शन का, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस, लेफ्ट 1 से लेस के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म है नहीं, तो एक्स का वैल्यू 1 डाल दो तो लिमिट आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है 1, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला 1। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1 प्लस 1 से ग्रेटर के लिए कौन सा डिफाइंड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे सोचो, अगर x 1 से ग्रेटर है, अगर x 1 से हम x को अप्रोच करा रहे हैं 1 की ओर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो वो उस नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो किसे अप्रोच करेगा, ऑब्वियस सी बात है 1 को अप्रोच करेगा, तो लिमिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो तुम इसको ऐसे देख लो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 प्लस एच लिख सकते हैं यहाँ पे हम 1 प्लस एच लिख सकते हैं, और h हमारा इस केस में क्या है, पॉजिटिव है। तो h अगर पॉजिटिव है तो ये हमारा नंबर कैसा होगा, 1 से थोड़ा बड़ा, 1 से थोड़े बड़े नंबर के लिए ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1, तो 1 हो गया। तो हमें क्या मिला, 1 मिल गया। फंक्शन का वैल्यू 1 पे क्या है, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, यही ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1। तो हमें क्या मिला, फंक्शन का 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन का 1 पर राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन का 1 पर वैल्यू, ये सब क्या मिल गया, हमें इक्वल मिल गया। तो यहाँ से क्या हो गया कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, क्या हो गया, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, 1 पर फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। किसी इंटरवल में हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, हमने एक इंटरवल ले लिया, ओपन इंटरवल ले लिया a से b। अब अगर मैंने बोल दिया कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये इस इंटरवल i पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये है कि तुम इस इंटरवल से कोई भी एक x उठाओ, उस x पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और उस x पर फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू ये इक्वल मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर मैंने इस इंटरवल में इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल दिया तो इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए बी देन लिमिट सी पर और फंक्शन का वैल्यू सी पर इक्वल होगा, वेयर सी इज एनी रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंटिन्यूटी इन एन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। अगेन एक हमने फंक्शन एफ एक्स ले लिया, हमने एक क्लोज इंटरवल ए से बी ले लिया। ठीक है, इस इंटरवल में ए भी इंक्लूड है, इस इंटरवल में बी भी इंक्लूड है, तो पहला कंडीशन तो ओपन वाला लग जाएगा। बच्चे क्या बोला मैंने बोला कि एक तो इसमें कौन सा कंडीशन लग जाएगा, एक तो कंडीशन लग जाएगा ओपन वाला। ओपन वाला बोलने का ये मतलब है कि फंक्शन इज सेट,
ए से लेके बी इस ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा फंक्शन ए पर भी कंटिन्यूस होना चाहिए, कहाँ से, राइट से, और बी पे कंटिन्यूस होना चाहिए लेफ्ट से। ठीक है, तो पहला ये जो कंडीशन है ये तो ओपन वाला लग गया। फिर फंक्शन ए पर कंटिन्यूस होना चाहिए राइट हैंड साइड से और बी पर कंटिन्यूस होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड से। कहने का मतलब ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ में क्या है हमारे पास कि अगर फंक्शन जो है ये इसका एक एंड पॉइंट है, ये दूसरा एंड पॉइंट है, तो फंक्शन ए से बी के बीच में सभी नंबर पे कंटिन्यूस होना चाहिए, पहली बात। और ए पर फंक्शन किससे, राइट से कंटिन्यूस होना चाहिए। और अगर फंक्शन ए पर राइट से कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है कि फंक्शन का ए पर राइट से लिमिटिंग वैल्यू और ए पर फंक्शनल वैल्यू ये इक्वल होना चाहिए। अगर फंक्शन बी पर लेफ्ट से कंटिन्यूस है तो फंक्शन का बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट और बी पर फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू ये भी इक्वल होना चाहिए। ये दूसरा कंडीशन है। और पहला कंडीशन क्या है, केस वन वाला, ओपन, मतलब ए से बी के बीच के सभी पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए, ए पर राइट से बी पर लेफ्ट से। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स। ठीक है, फंक्शन जो है ना वो लिमिट में है। क्या बोल रहा है, एग्जामिन कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स फंक्शन की कंटिन्यूटी एग्जामिन करो। अब इसका ये मतलब है कि तुम एफ एक्स फंक्शन लिखो पहले, उसके बाद ये बताओ कि एफ एक्स फंक्शन किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूस है और किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन एफ एक्स क्या है, फंक्शन जो हमारे पास एफ एक्स है वो है लिमिट एन इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एक्स पे पावर 2n साइन एक्स अपॉन एक्स पे पावर 2n प्लस 1। ये बच्चे हमारे पास फंक्शन है। और जो लिमिटिंग वेरिएबल क्या है हमारे पास, n। लिमिटिंग वेरिएबल क्या है, n। तो ये n हमारा क्या है, इंटीजर है। ठीक है, या n रियल नंबर है, n क्या हमारे पास रियल नंबर है। तो रियल नंबर में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो तुम इसको ऐसे देखो कि अगर तुमने -1 और 1 के बीच में कोई नंबर लिया, यहाँ के बीच में कोई भी नंबर उठाया, मान लो उठा लिया हमने 1/2 और इस पे पावर n ले लिया, और अगर तुमने n को इन्फिनिटी की ओर टेंस कर दिया तो 1/2 टू द पावर n कहाँ जाएगा, 0 को टेंस करेगा। ये बात आ रही है समझ में। और अगर तुमने -1 और 1 उठा लिया और n को इन्फिनिटी टेंस कर दिया तो वो नंबर किसे अप्रोच करेगा, 1 को। और अगर तुमने n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 या लेस देन -1 उठा लिया और फिर क्या किया तुमने, n को इन्फिनिटी टेंस कर दिया, तो वो किसे अप्रोच करेगा, मतलब -1 पे इस पे ले लो तुम ऐसे करके 3/2 पे पावर n ले लो और n को इन्फिनिटी टेंस कर दो, तो ये किसे टेंस करेगा, इन्फिनिटी को टेंस करेगा। इसी बात को ना हम यूज़ करेंगे। इसका ये मतलब है यहाँ पे हम लोग लेंगे केस 1 लेंगे। केस 1 में क्या करेंगे, हमने बोला व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन 1। मॉड ऑफ एक्स क्या है हमारा, 1 से छोटा है। तो अगर मॉड ऑफ एक्स 1 से छोटा है तो इसका मतलब एक्स क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर x -1 से 1 के बीच में है तो ये x पे पावर 2n ये 0 हो जाएगा। अगर n इन्फिनिटी को टेंस करेगा ये भी 0 हो जाएगा। तो सीधे लिमिट क्या आ जाएगा इसका, log ऑफ x प्लस 2 माइनस साइन एक्स। अच्छा, ये भी 0 को अप्रोच करेगा तो ये तो पूरा 0 हो गया। ये अगर पूरा 0 हो गया तो क्या आ जाएगा, log ऑफ x अपॉन 2 अपॉन 1। इसका मतलब log ऑफ x प्लस 2 ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, कब, व्हेन मॉड एक्स इज लेस देन 1। केस 2 में आते हैं, क्या बोलेंगे, व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 होगा तो एक्स या तो -1 से छोटा होगा या तो एक्स क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा। तो इस केस में हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चे, इसमें हम जो लिमिट है ना उसको थोड़ा चेंज करेंगे। लिमिट एन इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, क्या करेंगे, लिमिट कैसे निकालेंगे, x टू द पावर 2n से डिवाइड करेंगे, तो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 अपॉन एक्स पे पावर 2n।
अब x पे पावर 2n तो इन्फिनिटी को टेंस करेगा, तो ये पूरा किसे टेंस करेगा, जीरो को, ये भी जीरो को टेंस करेगा। तो लिमिट यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगी लिमिट। ठीक है, और जब x हमारा 1 होगा उस केस में क्या होगा, केस 3 ले लेते हैं। केस 3 में क्या लेंगे, व्हेन मॉड x इज इक्वल्स टू, मॉड x इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या होगा, x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। x हमारा हो गया प्लस माइनस 1। इस केस में हमारा f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x क्या था हमारे पास, लिमिट x प्लस 2 माइनस एक्स पे पावर 2n साइन एक्स अपॉन n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। इन दोनों का लिमिट क्या हो जाएगा, इवन पावर है ना, इवन पावर है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बहुत बच्चे को ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि x का वैल्यू -1 होगा तो उस पर पावर बढ़ाएंगे तो वो तो निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, बट ये पावर इवन है, इसको ध्यान दो। तो ये दोनों 1 को अप्रोच करेगा, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा लॉग x प्लस 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2। फाइनली हमारे पास फंक्शन क्या आया, एफ एक्स लेस देन -1 के लिए क्या ऐसे लेंगे ना, यहाँ पे फंक्शन को पहले -1 से ऐसे लेंगे, लेस देन -1 के लिए लेंगे पहले, तो लेस देन -1 के लिए क्या आ रहा है, माइनस साइन एक्स। तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स कब होगा, जब x हमारा लेस देन -1 है। फिर -1 से 1 के बीच में क्या आ रहा है, -1 से 1 के बीच में log ऑफ x प्लस 2 क्या आ रहा है, log ऑफ x प्लस 2 कब आ रहा है, -1 से 1 के बीच में। फिर क्या आ रहा है हमारे पास, उसके बाद ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हमारे पास आ रहा है, माइनस साइन एक्स। ये x इज ग्रेटर देन 1 के लिए आ रहा है। ठीक है, और फिर क्या आ रहा है, log ऑफ x प्लस 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2, ये आ रहा है किसके लिए, x इज इक्वल्स टू +-1 के लिए। ये हमारा बच्चे फंक्शन बन रहा है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, लेस देन -1 के लिए यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है, लेस देन -1 के लिए माइनस साइन एक्स फंक्शन है, तो साइन एक्स तो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो लेस देन -1 के लिए कंटिन्यूस है। -1 और 1 के बीच में log x प्लस 2 है, तो log भी कंटिन्यूस होता है, तो -1 और 1 के बीच में भी कंटिन्यूस है। ग्रेटर देन 1 के लिए भी फिर साइन एक्स फंक्शन है, तो भी कंटिन्यूस है। प्रॉब्लम है x इज इक्वल्स टू 1 और -1 पे, तो तुम ऐसे ही देख लो। पहले मान लो 1 की बात करते हैं, तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लेस देन 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, यहाँ 1 डाल दोगे तो log 3, और राइट हैंड लिमिट क्या होगा 1 पे, माइनस साइन 1। तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है, इसका मतलब 1 पर डिसकंटिन्यूस है। सेम लाइन पे -1 पे भी डिसकंटिन्यूस है, तो क्या हो जाएगा हमारा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू +-1। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं और ऐसे बोल सकते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सिर्फ -1 और 1 को हटा दो। आंसर यह हम ऐसे दे सकते हैं अपना, या आंसर ऐसे दे सकते हैं। ठीक है बच्चे, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में आ जाओ। डिसकंटिन्यूटी का क्या टाइप होता है, जो हमारा पहला टाइप है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में, कि हमारे पास कोई फंक्शन एफ है, बी डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट सी एक्सेप्ट परहैप्स एट सी इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है हमारे पास वो सी पॉइंट के नेबरहुड में डिफाइंड है। अगर हमारे पास ये पॉइंट सी है तो सी पे डिफाइंड हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, बट सी के नेबरहुड पॉइंट ये जो है ना, इन सब पे फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि अगर सी पॉइंट पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे ये सी माइनस दे रखा है एंड दिस इज सी प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर आपस में इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, देन सी इज कॉल्ड द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड का ये मतलब है कि अगर फंक्शन का किसी पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू डिफाइंड है, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइंड है, राइट हैंड लिमिट डिफाइंड है, बट वो अगर आपस में इक्वल नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है फर्स्ट काइंड का।
ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइंड, राइट हैंड लिमिट डिफाइंड, बट वो अगर आपस में इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ऑफ काइंड फर्स्ट। सेकेंड केस में क्या है कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट सी पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट या दोनों ही डिफाइन ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। फर्स्ट काइंड में क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी डिफाइंड होगा, राइट हैंड लिमिट भी डिफाइंड होगा, बट इक्वल नहीं होगा। सेकेंड काइंड में क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट हो सके डिफाइंड ना हो, राइट हैंड लिमिट भी डिफाइंड ना हो, ये भी हो सकता है कि दोनों ही डिफाइंड ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकेंड काइंड। ठीक है, अब आते हैं रीमूवेबल एंड इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। कुछ ऐसे डिसकंटिन्यूटी होते हैं जिसको तुम हटा सकते हो, बट कुछ ऐसे डिसकंटिन्यूटी होते हैं जिसको तुम हटा नहीं सकते हो। कैसे, अभी देख लो। ए पार्ट में क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है x इज इक्वल्स टू सी पे बट इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, देन द फंक्शन इज सेड टू बी हैव removable discontinuity. In this case we can redefine the function such that this can be continuous at x is equals to c. कहने का ये मतलब है कि मान लो कि हमारे पास एक ग्राफ से समझाते हैं तुम लोगों को, ग्राफ से ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। मान लो कि हमारे पास जो फंक्शन है कुछ ऐसा, हमने एक फंक्शन बना लिया, देखो ध्यान से बात को। मान लो कि हमने एक फंक्शन ऐसा बना लिया, इसमें हमने क्या किया कि ये हमने कर्व बना लिया फंक्शन का, ये हमारा क्या हो गया पॉइंट, मान लो इसको हमने क्या बोल दिया, सी पॉइंट। ठीक है, इस होल के क्रॉसपॉन्डिंग कोऑर्डिनेट को एल बोल दिया, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने, मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने एम बोल दिया। अब तुम ये बताओ कि ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन का कर्व है। अब इस कर्व को ध्यान से देखकर बताओ कि फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है सी पर और फंक्शन का जो राइट हैंड लिमिट है सी पर, ये आपस में इक्वल है, और किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। ठीक है, बट फंक्शन का सी पर जो वैल्यू है वो तो एम के इक्वल है। तो इस केस में क्या है कि सी पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और सी पर फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू दोनों डिफाइंड है, बट वो आपस में इक्वल नहीं है। तो इस टाइप के कंटिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं, रीमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इस डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं, फंक्शन को सी पर कंटिन्यूअस बना सकते हैं। कैसे, अगर मैं फंक्शन के सी पॉइंट पे वैल्यू को दोबारा डिफाइन करूं, अब मैं बोलूं कि भाई ठीक है फंक्शन का आज से सी पर एम वैल्यू नहीं है, फंक्शन का आज से सी पर एल वैल्यू है, तो ये जो ब्लू वाला पॉइंट दिख रहा है ये उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पे नहीं आ जाएगा, फिल नहीं हो जाएगा, तो हो गया फंक्शन कंटिन्यूअस। समझ में आ रही है बात, यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हमने फंक्शन को सी पर दोबारा डिफाइन किया और ऐसे डिफाइन किया कि सी पर फंक्शन का वैल्यू क्या रख दिया, जो सी पर फंक्शन का लिमिट है ना, लिमिटिंग वैल्यू है जो सी पर, उसको हमने सी पॉइंट पे फंक्शन के फंक्शनल वैल्यू के बराबर कर दिया, तो डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा है रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज रीमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसको हम लोग फर्दर कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं वो देख लो। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का क्या है ये समझ लो, मतलब कि तुम ग्राफ से समझ जाओ, ज़्यादा इजी होगा, ऐसे समझ जाओ, मतलब ऐसे करके ग्राफ है हमारा, मतलब ये ऐसे करके यहाँ पे सी है, ऐसे कर दिया सी पर फंक्शन का वैल्यू ही डिफाइन ना हो, तो सी पॉइंट पर फंक्शन का जो वैल्यू है वो तो मिस कर गया ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। दूसरा क्या हो गया, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी ये वाला है, ये देख लो सी पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो बिल्कुल आइसोलेटेड है, अलग से है, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट देन इट इज possible to make the function continuous by redefining such discontinuity are non removable discontinuity। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है, सेकंड जो है, अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे तो तुम कुछ भी कर लो, फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं हो सकता है। कोई भी दुनिया का तुम औजार यूज कर लो, हथियार यूज कर लो, फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकता है। कैसे,
एक ग्राफ से समझते हैं। जैसे मान लो कि हमारा ऐसे करके फंक्शन, अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन जो है, ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है सी है, सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का क्या आ जाएगा एल, और सी पर राइट हैंड लिमिट फंक्शन का क्या आ जाएगा एम। अब तुम कुछ भी कर लो, इस ग्राफ को ऐसा तो नहीं करोगे कि पूरा ग्राफ ऊपर से लाके नीचे कर दोगे। सी के पॉइंट सी पर कुछ भी डिफाइन कर लो। हाँ, अब ये है कि तुम सी के राइट साइड पे जो फंक्शन का डेफिनेशन है उसी को चेंज कर दोगे, तब तो फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि फंक्शन जो होगा कभी भी सी पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी पॉइंट पर फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे तो उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। ये इस केस में देख लो, सी पर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन कुछ भी कर लोगे सी पर कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। अब इसी को हमने क्या बोला, इररिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज। पहला क्या है, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों डिफाइंड हो, बट वो क्या हो, इक्वल ना हो। जैसे ये देखो, बोथ द लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर फाइनाइट बट नॉट इक्वल। इस केस में ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन का ये ग्राफ दे रखा है। अब ग्राफ तो आई होप समझ में आता होगा। जीरो पे लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे तो वाई किसे अप्रोच करेगा, वन को, तो फंक्शन का लिमिट क्या होगा, जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट वन। जीरो के राइट हैंड साइड से जाओगे तो वाई किसे अप्रोच करेगा, जीरो को, तो फंक्शन का राइट हैंड लिमिट जीरो पे क्या होगा, जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी डिफाइंड है जीरो पे, राइट हैंड लिमिट भी डिफाइंड है जीरो पर। ठीक है, बट ये इक्वल नहीं है, दोनों लिमिट डिफाइंड है, फाइनाइट है और इक्वल नहीं है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और इसके टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं, फाइन